नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ देख रहे हैं। उसी सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, हमने अब तक 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और इसके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक देखेंगे। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशतता किस समूह में है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एनएसएसओ का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है नेशनल, ठीक है, तो इसका मतलब होता है नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके अनुसार आपसे पूछ रहा है जो भारत में किस धर्म के लोग हैं सबसे ज़्यादा जो मादक पदार्थ है इसके सेवन में लीन है। सिख धर्म के, ईसाई धर्म के, हिंदू धर्म के या बौद्ध धर्म के। तो इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर बी, ईसाई धर्म के। ठीक है, प्रतिशतता के अनुसार है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं है, ये किसमें, परसेंटेज में है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे गरीबी की संस्कृति कहा गया है? ग्रामीण समाज को, नगर की बाहरी बस्तियां, गंदी बस्तियां या अभ्यंतर नगर। किनको कहा गया है गरीबी की संस्कृति? तो जो आपका गरीबी की संस्कृति कहा गया है, ये कहा गया है ऑप्शन नंबर सी, गंदी बस्तियों को। ठीक है, देखिए, जो गंदी बस्तियां हैं गरीबी की संस्कृति का ही क्या है, प्रतिरूप है। इस समस्या का जो संबंध है नगरों में बहुत अधिक भीड़ भाड़ होने से है। देखिए, जब नगर में बहुत अधिक भीड़ भाड़ हो जाती है तो क्या होता है कि उस नगर के जो कॉर्नर, जो उस नगर के जो किनारे किनारे होते हैं वहाँ पर मलिन बस्तियाँ धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं। और धीरे धीरे क्या है, वहीं पर मलिन बस्तियाँ, टूटे फूटे मकान, इस तरह की चीज़ें बना ली जाती हैं। और ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, शौचालय, पानी, बिजली की भी कोई सुविधाएं नहीं होती है। और गरीबी और पतन की क्या संस्कृतियाँ इन बस्तियों में देखी जाती हैं। ठीक है, तो यही क्या है, गरीबी की संस्कृति है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाती है? संपूर्ण गरीबी, सापेक्षिक गरीबी, सांस्कृतिक गरीबी या लागू की गई गरीबी। तो कौन सी गरीबी है? तो इसमें यह है संपूर्ण गरीबी। ठीक है, देखिए, सापेक्षिक गरीबी तब होती है जब आप अपना किसी से कंपेयर कर रहे हो, जब आप अपनी किसी से तुलना कर रहे हो कि वो मेरे कंपेयर में ज़्यादा अमीर है या मैं उसके कंपेयर में गरीब हूँ। ठीक है, तब होती है। सांस्कृतिक गरीबी तब कब होती है? जब आप एक धर्म को कंपेयर कर रहे हो कि हम धार्मिक रूप से इन लोगों से क्या है, गरीब हैं या अमीर हैं। और लागू की गई गरीबी क्या है कि ये आपका डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रेटिफिकेशन है उनके अकॉर्डिंग होती है। लेकिन जो ये है कि अगर इंसान अपना रख रखाव भी नहीं कर पा रहा है, वो अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति ही नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रकार की गरीबी क्या होती है, संपूर्ण गरीबी। ठीक है, जिसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस प्रतिमान मेजर का प्रयोग किया जाता है? सापेक्ष गरीबी का, निरपेक्ष गरीबी का, लॉरेंज वक्र का या कोई नहीं। तो किस क्या किया जाता है भारत में? भारत में ऑप्शन नंबर बी, निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गरीबी के आकलन के लिए। नेक्स्ट देखिए, भारत की जनसंख्या में किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि पाई गई थी? आपसे पूछ रहा है कि भारत में वो कौन सा डिकेड था, वो कौन सा दशक था जिसमें जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। 1961 से 1971, 1991 से 2001, 2001 से 2011 या 2081 से 1991। तो कौन सा दशक था? ये आपका दशक था ऑप्शन नंबर ए, 1961 से 1971। ठीक है, इसी में क्या था, जो आपकी जनसंख्या वृद्धि दर थी ये सबसे ज़्यादा थी। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये वृद्धि दर कितनी थी? तो ये थी 24.80%। ठीक है, तो ये जो आपकी 1961 से 1971 तक की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी, जो भारत में जनसंख्या में आज तक की सर्वाधिक वृद्धि दर है, वो कितनी थी? 28.80%। नेक्स्ट देखिए, विशेष विवाह अधिनियम किस सन में स्थापित हुआ? ठीक है, किस सन में पारित हुआ? 1960 में, 1955 में, 1954 में या 1970 में? ये कब पारित हुआ? तो ये आपका पारित हुआ था 1956
1954 में, 1954 में। ठीक है, देखिए भारत की संसद ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत भारत के लोगों और विदेशों में सभी भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म या विश्वास को मानते हों, के लिए विशेष रूप से विवाह करने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, और देखिए इस अधिनियम को पारित करने के 3 मुख्य उद्देश्य थे। इस अधिनियम के 3 मुख्य उद्देश्य थे, वो कौन कौन से हैं? कुछ मामलों में विशेष रूप से शादी करना, सेकंड कुछ विवाहों के पंजीकरण के लिए, और तीसरा तलाक प्रदान करने के लिए। ठीक है, देखिए इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा जो आपके लिए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल होंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? होपफुली इसका आंसर आप सभी को पता होगा। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, या लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। तो आपसे पूछा है किसके समय में, अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो ये किसके काल में हुई थी? ये आपकी हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। और ये ईयर आपका कौन सा था जब लॉर्ड मेयो के उसमें प्रथम जनगणना हुई थी? तो ये आपका था 1872। ठीक है, जो प्रथम जनगणना थी आपकी। नेक्स्ट देखिए, और देखिए इसके बाद जो नियमित जनगणना है वो कब से स्टार्ट हुई थी? वो स्टार्ट हुई थी, देखिए ये तो पहली जनगणना थी। ठीक है, जो भारत में अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना की गई, या भारत की जो सबसे पहली जनगणना थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई। लेकिन जो नियमित जनगणना है वो 1881 से स्टार्ट हुई, और किसके काल में स्टार्ट हुई थी? वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ये पॉइंट दोनों ही याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स इसके बनाते जाइए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन विवाह के निषेध से संबंध नहीं है? निकटाभिगमन, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, या बहुविवाह। ठीक है, आप सोचा विवाह के निषेध से संबंधित नहीं है पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा है इसमें? इसमें है बहुविवाह। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब पतियों या पत्नियों की संख्या एक से अधिक होती है तब ऐसा विवाह क्या होता है? बहुविवाह होता है। इसके आधार पर बने हुए परिवार को बहुविवाही परिवार कहते हैं, और बहुविवाही परिवारों में एक से अधिक क्या होते हैं? आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मिताक्षरा एवं दाय भाग क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है वर्णाश्रम धर्म के संबंध में चिंतन के 2 संप्रदाय, वैदिक युग के 2 दार्शनिक, सी हिंदू धर्म में पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति को विनियमित करने के कानून के 2 संप्रदाय, या प्राचीन काल के 2 महत्वपूर्ण संगठन। आपसे पूछा है मिताक्षरा और दाय भाग क्या है? ठीक है, तो जो आपके मिताक्षरा और दाय भाग है ये क्या है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्या थे? हिंदू धर्म में पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति को विनियमित करने के कानून के 2 संप्रदाय थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और देखिए ये जो आपका वो था दाय भाग, ये बंगाल और असम में लागू था। ठीक है, जो आपका दाय भाग था ये बंगाल और असम में लागू था, और बंगाल और असम को छोड़ के जितना भी शेष भारत बचता है सब में क्या लागू था? मिताक्षरा लागू था। तो आपसे फोकस करके ये पूछा जा सकता है कि बंगाल और असम में कौन सा लागू था। ठीक है, तो याद रखिएगा दाय भाग, और इसके अलावा जो भी बच रहे हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? भारत के जितना पार्ट बच रहा है वो किस में आ जाएगा? शेष भारत आ जाएगा आपका मिताक्षरा में। नेक्स्ट देखिए, ये आपका सूची है, देखिए ये है आपका सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए कूट से कीजिए। पहला आपका सूची 1 है चेतन और अचेतन नियंत्रण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण, संगठित और असंगठित नियंत्रण। ठीक है, और इसके आपके ऑप्शन क्या दिए हैं? सूची 2 है आपकी कार्ल मैनहीम, किम्बाल यंग, जॉर्ज गुरविज, कूर्ले और बर्नार्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा आपका, देखिए जो चेतन और अचेतन नियंत्रण है ये किसने दिया था? ये था आपका कूले और बर्नार्ड का। ठीक है, चेतन और अचेतन नियम है आपका कूले और बर्नार्ड का, यानी कि ए का 4। ठीक है,
देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण किसका है, ये दिया था आपका कॉन्सेप्ट कार्ल मैनहीम ने, यानी कि बी का हो गया 1। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण, ये आपका दिया था किम्बाल यंग ने, ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण किम्बाल यंग ने दिया था, यानी कि सी का हो गया 2। संगठित और असंगठित जो नियंत्रण है ये आपका दिया था जॉर्ज गुरविच ने, डी का 3। अब देखिए इसमें ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपको, आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है, रक्त मूलक परिवार, दाम्पत्य मूलक परिवार, प्रजनन परिवार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार के परिवार को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के परिवार को कहा जाता है रक्त मूलक परिवार, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो सभी सदस्य हैं वो रक्त से संबंधित होते हैं, कोई भी विवाह संबंधी व्यक्ति इसमें नहीं रहता है, ठीक है। कौन से परिवार होते हैं ये, रक्त मूलक परिवार। कौन से होते हैं, जिसमें पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाला जो परिवार है वो कौन सा है, रक्त मूलक परिवार है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी के लिए बापू शब्द का प्रयोग करना किसका उदाहरण है, ठीक है, मानित नातेदारी का, कल्पित नातेदारी का, विषम स्थानिक नातेदारी का या पश्चिम भारत में प्रचलित नातेदारी का। महात्मा गांधी के लिए बापू शब्द का प्रयोग करना किसका सूचक है, किसका उदाहरण आपसे पूछा है, तो ये किसका उदाहरण है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए मानित नातेदारी का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है, पीटर बर्जर, रेमंड फर्थ, थॉमस लकमैन या इमाइल दुर्खीम। तो किसने की है ये किया है आपका ऑप्शन नंबर डी इमाइल दुर्खीम ने, ठीक है। निषेध की जो व्याख्या है सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में इन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आ सकती है इंगित करता है। आपसे पूछ रहा है ये जो सेंटेंस है आपका कि परिवर्तन के द्वारा क्रांति आ सकती है, क्या इंगित करता है, और ये सिद्धांत कौन सा है, मार्क्सवादी सिद्धांत है। ये इंगित करता है विद्यमान संरचना में परिवर्तन, पूर्ण संरचना में परिवर्तन, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, ऑप्शन सी विद्यमान संरचना में आंशिक परिवर्तन, या डी संरचनात्मक तत्वों में नाम मात्र का परिवर्तन। तो ये क्या इंगित करता है, ये आपका इंगित करता है ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण संरचना में परिवर्तन। देखिए यदि अगर क्रांति आएगी तो क्रांति में जो आंशिक चीजें क्यों बदलेंगी या नाम मात्र की चीजें क्यों बदलेंगी, ठीक है, या तो कोई छोटा मोटा परिवर्तन हो तो उससे ये जो आंशिक चीजें हैं वो बदलते हैं, लेकिन जब किसी चीज को क्रांति का नाम दे दिया जाता है तो उससे जो चीजें जो बदलती हैं वो ग्रॉस रूट लेवल पे बदलती हैं। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ का, कोजर का, टाइनवी का या स्पेंगलर का। आपसे पूछा है जो दबाव सिद्धांत है किस पर आधारित, सामाजिक परिवर्तन पर संबंधी एक सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो ये किसका है, ये ऑप्शन नंबर ए रॉल्फ डेरेनडॉर्फ का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के समर्थन का समर्थन किया है, के गॉफ, एल ड्यूमा, वाई बी दामले या जी एस घुरिये। किसने समर्थन किया है आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका समर्थन किया है ऑप्शन नंबर सी वाई बी दामले ने। नेक्स्ट देखिए, चावल के पानी की तरह के सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है, अमीबा पेचिस का, दंडागुड़ पेचिस का, हैजा का या इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ये किसका उदाहरण है, ये है हैजा का लक्षण, ठीक है। देखिए हैजा क्या है, हैजा जो है वो प्रदूषित जल, खाद्य पदार्थों और मक्खियों में उपस्थित विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। और देखिए जो हैजा से पीड़ित व्यक्ति है वो उल्टी दस्त करता है, जिससे उसमें क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है और उसका जो मूत्र विसर्जन का प्रोसेस है उसमें दिक्कत आने लगती है और वो बंद होता है, और अधिक संक्रमण होने पर हाथ तथा पैरों में ऐंठन हो जाती है तथा
रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसमें जो आपकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखिएगा कि जो हैज़ा है वो किस जीवाणु से होता है, तो वो होता है विब्रियो कॉलेरी से। नेक्स्ट देखिए, गलसुआ, चेचक, फेफड़े का क्षय रोग के उदाहरण हैं। आपसे पूछ रहा है जो गलसुआ, चेचक और फेफड़े का क्षय रोग है यानी कि इनकी टीबी है, ये किस चीज़ के उदाहरण है? जैविक संचरण के, वाहन संचरण के, वायु संचरण के या ट्रांसप्लासेंट संचरण के, ट्रांसप्लासेंटल संचरण के। तो ये किसके उदाहरण है? ये आपके उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, वायु संचरण के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B1 या विटामिन ए। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? होपफुली ये सभी को पता होगा, क्या है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। वायु जनित संक्रमण के कारण आपसे पूछा है क्या नहीं होता है? तपेदिक यानी कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, चेचक, खसरा या हेपेटाइटिस बी। आपसे पूछ रहा है वो कौन सा इनमें से रोग है जो हवा से नहीं फैलता है? कौन सा है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो देखिए जो बाकी रोग हैं ये हवा से फैलते, जबकि जो हेपेटाइटिस बी है ये वायरस के द्वारा शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दाद या रिंग वॉर्म किस प्रकार की बीमारी है? जीवाणुवीय, कवकीय, प्रियोन या विषाणुवीय? किस प्रकार की बीमारी है ये? तो ये जो बीमारी है ये है आपकी बी, कवकीय प्रकार की। ठीक है, तो देखिए कवक से क्या क्या होता है, जैसे दाद होता है, गंजापन है, दबा है, दमा है, या जो एथलीट फुट है, ये आपके सब किससे होते हैं? कवक से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंथ्रेक्स एक प्रकार के किसके कारण होता है? जो एंथ्रेक्स से आपसे पूछा है किसके कारण होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु? तो देखिए जो आपका एंथ्रेक्स है ये किसके कारण होता है? ये आपका होता है एक ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48, महिलाओं में यौवन के विकास का प्रथम प्रमाण किस रूप में अभिव्यक्त होता है? ए, मासिक धर्म की शुरुआत, स्तन अंकुर का प्रकट होना, बगल एवं श्रोणि क्षेत्र के में बालों का प्रकट होना, वृद्धि वेग का आरंभ। तो इसमें क्या है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लेसेंटा का लगभग वजन कितना होता है? शिशु के वजन का 1/4, शिशु के वजन का 1/6, शिशु के वजन का 1/7 या शिशु के वजन का 1/3। तो आपसे पूछा है जो प्लेसेंटा है इसका लगभग वजन कितना होता है? तो जो प्लेसेंटा है इसका लगभग वजन होता है शिशु के वजन का 1/6। ठीक है, जितना शिशु का वजन होगा उसका 1/6 भाग क्या होगा? प्लेसेंटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, किस प्रकार के प्रसव में पहले और दूसरे चरण की संयुक्त अवधि 2 घंटे से कम है? सामान्य प्रसव, दीर्घकाल प्रसव, अप्रत्याशित प्रसव या विचारण प्रसव? तो ये कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्याशित प्रसव। ठीक है, और इसी के साथ आपका आज के वीडियो में इतना ही। और इस सीरीज़ को क्या करिएगा, आप कंप्लीट देखिए और इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।